Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो सबसे पहले जो कैल्सन थे वो ऑस्टीन के बाद आए थे। जब मैंने आपको बताया था कि ऑस्टीन ने जब अपनी पॉजिटिव थ्योरी को प्रोपाउंड किया था तो उन्होंने कमांड को बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया था, तो ये उनकी एक शॉर्टकमिंग बन गई थी। तो कैल्सन ने क्या किया, जो ऑस्टीन की शॉर्टकमिंग थी उनको दूर करते हुए एक अपनी नई थ्योरी लेके आए, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। कैल्सन ने कहा कि ये जो कमांड है, जो ऑस्टीन ने वर्ड दिया है कमांड, ये जो है डिक्टेटरशिप को लीड करता है, क्योंकि सॉवरिन कमांड देता है। सॉवरिन क्या सोचता है कि कुछ भी चीज़ अच्छी है या बुरी है, जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल लॉ है। तो इसमें सब्जेक्टिव फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इंसान खुद जो सोचता है वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर सर्कमस्टांसेस को जज करके कोई भी लॉ बना देता है। लेकिन कैल्सन कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो जनरल मैन है, जो जनरल हमारी प्रजा है, हमें उनकी विल को देखते हुए ही लॉ बनाना है। सेकंड है, ऑस्टीन ने कहा था कि ये जो आपका लॉ होता है उसका मेन पर्पस होता है जस्टिस देना। उन्होंने उसको एक बेसिक एलिमेंट माना कि जस्टिस अगर कोई लॉ देता है तभी वो लॉ है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन कैल्सन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लॉ का सिर्फ यही एक मेन पर्पस नहीं होता कि जस्टिस देना, क्योंकि बहुत सारे लॉ ऐसे भी होते हैं जो जस्टिस प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिर भी वो लॉ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपके यहाँ पे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है आपका, इनकम टैक्स है आपका। तो ये सब क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है रेगुलेट करते हैं कि किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको सजा देने के लिए नहीं बनाए हैं, उसको जस्टिस देने के लिए नहीं बनाए हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे स्टैम्प ड्यूटी एक्ट बताता है कि अगर इतने की रजिस्ट्री वैल्यू है तो आपको इतना जो है स्टैम्प पे करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स बताता है कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम वे जीएसटी बताता है कि इतना टैक्स आपको गुड्स और सर्विस की सेल और परचेज पे देना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे एक्ट ऐसे भी होते हैं जो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन फिर भी वो लॉ की कैटेगरी में आते हैं। अब कैल्सन ने अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है जो कि नेचुरल साइंस से बिल्कुल अलग होता है, और इसे हम पॉजिटिव लॉ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नॉर्मेटिव साइंस कैसे है और ये नेचुरल साइंस से कैसे अलग है। देखिए, जो नेचुरल साइंस होती है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होती है कि इसका रीज़न ये है और इसका इफेक्ट ऐसे होगा। जैसे हम एक नेचर का लॉ लेते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पता है न्यूटन ने इसे जो है इन्वेंट किया था कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो ये अर्थ जो है हर चीज़ को ऊपर से अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए अगर हम कोई बॉल अपनी छत से फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाएगी, अगर हम जंप करते हैं तो हम भी नीचे आ जाएंगे, हम ऊपर तो उड़ेंगे नहीं, हम नीचे ही आ जाएंगे। तो ये सब किस लिए होता है, क्योंकि लॉ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कॉज है और उसकी वजह से जो है कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ आती है। सेम वे हमें पता है कि अगर किसी भी कंट्री की पुलिस सिस्टम अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही ऑनेस्ट होता है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। क्योंकि वहाँ की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट होती है तो वो क्रिमिनल्स को नैप बहुत ईजिली कर लेती है, जिससे क्रिमिनल्स के मन में बहुत फियर आ जाता है। सेम वे अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, बार बार रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं होते हैं, लॉ चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा प्रॉस्पर करता है,
क्योंकि बिजनेसमैन को पता है कि इसमें लॉ ज़्यादा चेंज नहीं होंगे और मेरे पास ये सिनेरियो है, इसे देखते हुए मैं अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से शुरू कर सकता हूँ। तो नेचुरल लॉ में जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, लेकिन नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, वो बताता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। कैल्सन ने यहाँ पे वर्ड यूज किया है व्हाट ऑट टू बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, इसका मतलब उन्होंने जो है ऑफेंस कमिट किया है। तो इफ मिस्टर ए हैज कमिटेड मर्डर ऑफ समवन, इट मीन्स ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, देन ही ought to be punished as per law of country। तो यहाँ पे ought to be लगा के उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऑफेंस करता है, गलती करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इसको बोला इन्होंने नॉर्मेटिव साइंस। हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर किसी मोबाइल शॉप में मोबाइल देखने के लिए जाता है और वो चुपचाप एक स्मार्टफोन को चुरा लेता है, तो इट मीन्स यहाँ पे उसने चोरी की है। तो अगर उसने चोरी की है देन ही ऑट टू बी पनिश्ड। तो कैल्सन ने क्या लगाया, ही ऑट टू बी पनिश्ड। तो इसी को बोला गया नॉर्मेटिव साइंस, कि जब कोई गलती करता है, कोई ऑफेंस करता है एंड ही ऑट टू बी पनिश फॉर दैट, देन इट इज द नॉर्मेटिव साइंस। तब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल साइंस क्या है और नॉर्मेटिव साइंस क्या है। कैल्सन ने कहा है कि हमारी जो साइंस है, जो हमारी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, वो नेचुरल साइंस पे डिपेंड ना करके नॉर्मेटिव साइंस पे डिपेंड करती है। फिर कैल्सन कहते हैं कि ये जो हमारा लॉ है, ये पॉजिटिव लॉ है, क्योंकि कैल्सन कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से कंसर्न करते हैं, ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। तो जो ज्यूरिस्ट एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, उन सभी ने माना है कि लॉ एक पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है कि एट प्रेजेंट हमारी स्टेट में क्या कानून चल रहे हैं, वो किसी भी कानून का पास्ट नहीं देखते, वो किसी भी कानून का फ्यूचर नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि इस लॉ को, जो एट प्रेजेंट लॉ है, उसे लोग लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, उससे किसी का हैरेसमेंट हो रहा है, या वो यूजलेस है या यूजफुल है। लेकिन अगर स्टेट में कोई भी लॉ जो प्रेजेंट में होता है, उसको वो जो है पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी कंट्री में ट्रिपल तलाक का कानून लागू हुआ। अब जो मोमडन कम्युनिटी है, वो तो इसका अपोज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारा पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है, हमें ये छूट मिलनी चाहिए कि हम पर्सनल लॉ के हिसाब से चलें। लेकिन अब ये कानून पास हो चुका है, तो अगर कोई भी 3 तलाक देता है तो वो क्रिमिनल एक्ट होगा। तो यहाँ पे जो लॉ पास हो गया है, हम उसकी बात करते हैं, उसके बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है, वो इसे अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। सेम वे कश्मीर से 370 हटा दिया गया। अब जो कश्मीर के लोग हैं या कुछ और लोग हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे हमने लोगों की जो फीलिंग्स हैं उन्हें सप्रेस किया है, हमने रिफरेंडम नहीं किया, या हमने उनके आउटलुक को ध्यान में नहीं रखा है। लेकिन अब हमने 370 हटा दिया तो इट मीन्स हटा दिया। अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है कि उसको लोग कैसे सोच रहे हैं। इसी हिसाब से जीएसटी पास हुआ था। जीएसटी पास होने के बाद बहुत से लोगों को लगा नहीं, ये बिजनेस को ठप कर देगा, ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आ रहा है, अब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो भी टैक्सेशन के परव्यू में आ जाएंगे। तो बहुत लोगों ने इसको अपोज किया। लेकिन अगर जीएसटी एक बार आपका एप्लीकेबल हो गया, तो इट मीन्स वो एप्लीकेबल हो गया, अब हम उसके पास्ट और फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हुए आपके पॉजिटिव लॉ। तो क्लियर हो गया। तो कैल्सन का जो लॉ है वो एक पॉजिटिव लॉ है जो एज इट इज है, और ये नॉर्मेटिव साइंस को अपने कंसिडरेशन में लेता है, ना कि नेचुरल साइंस को। अब हम देखते हैं इसकी जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है कैल्सन के, उसके फीचर क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला फीचर तो उसका ये है कि जो नेचुरल लॉ की फिलॉसफी थी, उसने जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था, ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ उस कंफ्यूजन को कम करती है।
क्योंकि नेचुरल लॉ मानता है कि जो लॉ है वो डिवाइन लॉ से शुरू होते होते आज की डेट तक आया है। इसका मेन एम जस्टिस देना है और ये एथिकल वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। हमें ये देखना चाहिए कि ये लॉ मॉरल है या नहीं है। मॉरलिटी और लॉ में जो है एक कंसर्न रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो लॉ बनाते समय बहुत सारे इस तरह से कन्फ्यूज़न हो रहे थे, हम जस्टिस को लें या नेचुरल उसको लें, मॉरलिटी को लें, या जो हम देखते हैं कि कानून बनना चाहिए उसको लें। तो इस तरह से बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो रहे थे। तो वो जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो इन सब कन्फ्यूज़न को जो है बिल्कुल हटाता है, क्योंकि नेचुरल लॉ तो ये भी कह रहा था कि हमें अपनी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जो लॉ नेचर को डिस्टर्ब करते हैं हमें उन्हें नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की, तो जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो नेचुरल लॉ के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, लेकिन लॉ पास हो ही रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कैल्शन की थ्योरी जो नेचुरल लॉ के कन्फ्यूज़न थे उनको ये कम करने की कोशिश करती है। सेकंड है कि प्योर साइंस की जो आपकी थ्योरी है वो नेचुरल साइंस को नहीं मानती है, वो नॉर्मेटिव साइंस को मानती है। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कैल्शन कहते हैं हमारा जो लॉ है वो नॉर्मेटिव साइंस में आता है, ना कि नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लेती है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है तो उसी वजह से सब चीज़ें नीचे गिरती हैं। अगर अच्छी बारिश होती है तभी राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन करता है। लेकिन हमारा लॉ इन सब चीज़ों का ना देख के वो नॉर्मेटिव साइंस को देखता है। वो कहता है कि अगर किसी ने कोई गलती करी है ही ऑट टू बी पनिश फॉर द सेम। तो ये है कि वो नॉर्मेटिव साइंस को कंसिडर करता है। देन इट इज़ कंसर्न विथ थ्योरी ऑफ नॉर्म। देखिए वो जो ऑस्टीन थे उन्होंने किस वर्ड को लेके चले, कमांड को लेके चले। लेकिन ऑस्टीन ने तो कमांड को लिया, कैल्शन ने कमांड वर्ड को रिजेक्ट कर दिया। कमांड वर्ड की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया वर्ड नॉर्म्स। उन्होंने कहा कि जो कमांड होती है वो डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब सॉवरेन के पास एक पावर होती है लॉ बनाने की और उसे पता है कि पॉलिटिकल इंफीरियर जो है मेरे इस लॉ को मानेंगे, तो वो अपनी पावर को मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे वो जनरल विल को ध्यान में नहीं रखता है, वो सिर्फ अपने हिसाब से हर लॉ को बनाता है, क्योंकि उसे लगता है मैं तो राजा हूँ, मैंने जो कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन कैल्शन ने कहा है ऐसा कमांड हमें नहीं चाहिए, हमें बल्कि नॉर्म्स चाहिए। और उन नॉर्म्स में क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को नहीं करता है जैसा कि उससे एक्सपेक्टेड किया जाता है, तो फिर अगर वो उसका वायलेशन करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने नॉर्म्स को डिफाइन किया। नेक्स्ट है कैल्शन का लॉ जो है पॉजिटिव लॉ पे डिपेंड करता है या पॉजिटिव लॉ को कंसिडर करता है। कैल्शन कहते हैं कि जो भी लॉ है वो सारे पॉजिटिव लॉ हैं। पॉजिटिव लॉ का मतलब है कि एट प्रेजेंट एज इट इज़ जो हमारा लॉ है हम उसको कंसिडर करेंगे, ना कि उस लॉ को जो फ्यूचर में होना चाहिए जनरल विल के हिसाब से। अगर आज कोई लॉ पास हो जाता है तो हम उसी को कंसिडर करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए सारे एक्शन लेंगे, ना कि हम उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखेंगे, ना ही हम देखेंगे कि किस बैकग्राउंड में वो लॉ आया है। तो हम सिर्फ एट प्रेजेंट के लॉ को देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कि कैल्शन की थ्योरी डील करती है व्हाट लॉ ऑट टू बी। देखिए यहाँ पे आपको ऑट टू बी मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि कैल्शन ने किस तरीके से दिया है। एक ऑट टू बी आपकी मॉरलिटी को भी डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ पे कैल्शन ने ऑट टू बी का मतलब ये नहीं है कि वो मॉरलिटी को बता रहा है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो वहाँ पे ये वाला ऑट टू बी नहीं है। यहाँ पे ऑट टू बी का मतलब है कि अगर किसी ने कोई ऐसा बिहेवियर किया है जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उसको उस बिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इफ somebody has committed murder of someone,
he ought to be punished for them. If somebody stole anything from someone, he ought to be punished for them. तो यहाँ पे आपको ought to be का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैल्शन ने ought to be किसी मॉरल चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यूज़ किया है कि अगर जनता सब्जेक्ट अपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर के हिसाब से काम नहीं करती है तो फिर उनको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये थे आपके कैल्शन के फीचर। तो अब आपको क्लियर हो गया कि कैल्शन ने जो है ऑस्टिन की जो शॉर्ट कमिंग थी उनको रिजेक्ट किया है। जैसे उन्होंने कमांड को बहुत ओवर फोकस किया था और उन्होंने माना था कि जो जस्टिस है सिर्फ वही लॉ का पर्पस होता है। तो इन दोनों शॉर्ट कमिंग को उन्होंने रिजेक्ट करते हुए अपनी प्योर थ्योरी लॉ लेके आए, जिसमें उन्होंने कहा लॉ एक तो पॉजिटिव लॉ है और ये नॉर्मेटिव साइंस को मानता है। फिर हमने इसके फीचर डिस्कस किए। अब हम देखेंगे कि कैल्शन ने नॉर्म्स को कैसे डिफाइन किया है। कैल्शन कहते हैं नॉर्म्स वो सारे के सारे हमारे रूल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए फॉरबिड करते हैं, मना करते हैं या फिर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये बिहेवियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी व्यक्ति किसी का लैपटॉप चुरा लेता है, मोबाइल चुरा लेता है या पब्लिक प्लेस पे जाते हुए बिना मर्जी के किसी को भी जो है बिना मतलब प्रोवोकेशन के किसी को भी बहुत मारता है, तो ये सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। तो ये लॉ जो है, ये जो रूल्स है, इस तरह के बिहेवियर को फॉरबिड करता है। अगर कोई किसी को मारता है या कोई चीज़ चुराता है तो इट मीन्स उसको इस वायलेशन ऑफ बिहेवियर के लिए फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो नॉर्म्स का मतलब हो गया ऐसे रूल्स, अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमें उसके लिए पनिशमेंट मिलती है। अब ये जो नॉर्म्स हैं उन्होंने कहा कि इनकी भी एक हायरार्की होती है, ठीक है। उस हायरार्की के हिसाब से ही नॉर्म्स चलेंगे और इसी हायरार्की को उन्होंने एक लीगल ऑर्डर बताया है। यहाँ पे कैल्शन जो है लीगल नॉर्म्स की बात करते हैं, ना कि मॉरल नॉर्म्स की, क्योंकि रूल्स तो जो है मॉरल भी हो सकते हैं और रूल्स आपके लीगल भी हो सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉरल नॉर्म्स में रूल्स होते हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें या नहीं करें कोई हमें उसके लिए सजा नहीं देगा। लेकिन लीगल नॉर्म्स क्या होते हैं कि अगर हमने उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो हमें उसके लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अब मॉरल नॉर्म्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे हमें बचपन से पढ़ाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर हमें एनिमल्स के प्रति बहुत दयालु होना चाहिए। लेकिन आपने देखा अगर गली में कोई कुत्ते के ऊपर या किसी मंकी के ऊपर कोई ईंट फेंक देता है तो उसको कोई सजा नहीं मिलती है। तो ये मॉरल नॉर्म्स है। या हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने बड़ों की बात नहीं सुनता है, आदर नहीं सुनता है, तो पुलिस उसे पकड़कर नहीं ले जाती है। तो मॉरल नॉर्म्स में सिर्फ रूल्स होते हैं, अगर हम उन बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें कोर्ट से सजा नहीं मिलती है। लेकिन लीगल नॉर्म्स में क्या होती है? उसमें एक एलिमेंट होता है पनिशमेंट का, कि अगर हमने इन रूल्स को वायलेट किया तो फिर हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये कहलाते हैं आपके लीगल नॉर्म। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको पता है हमें चोरी करते हैं तो हमें सज़ा मिलेगी, हम किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी को किडनैप कर लेते हैं, या हम रॉयट्स करते हैं तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलती है। तो वो सब क्या कहलाते हैं? आपके लीगल नॉर्म्स। अब कैल्शन ने एक पिरामिड ऑफ नॉर्म्स को बताया है। वो देखिए एक ट्राइंगल की शेप में होता है। इसमें सबसे पहले जो आपका डाउन साइड होता है उसमें प्राइमरी नॉर्म्स होते हैं, उससे ऊपर आपके सेकेंडरी नॉर्म्स होते हैं और सबसे ऊपर आते हैं आपके बेसिक नॉर्म्स। इन बेसिक नॉर्म्स को कैल्शन ने कहा है कि ये ग्राउंड नॉर्म्स भी माना जा सकता है। तो ये जो ग्राउंड नॉर्म्स होते हैं ये आपके बेसिक होते हैं और ये सबसे ज़्यादा वैलिड होते हैं। तो ये नीचे से प्रोसीड करते हैं ऊपर की तरफ। प्राइमरी नॉर्म्स अपनी जो वैलिडिटी होता है वो सेकेंडरी नॉर्म से लेता है और सेकेंडरी नॉर्म्स अपनी वैलिडिटी ग्राउंड नॉर्म से लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंट्री में अगर कोई लॉ है
तो वो लॉ को हमने प्राइमरी नॉर्म्स में रखा, तो लॉ वैलिड है। अब वो वैलिड क्यों है? क्योंकि वो सेकेंडरी नॉर्म से अपनी जो है पावर ले रहा है। अब सेकेंडरी नॉर्म्स क्या है कि उसको पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेशन ने पास किया है। तो लॉ क्यों वैलिड है? क्योंकि उसको लेजिस्लेशन ने पास किया है। तो सेकेंडरी नॉर्म्स में आपका लेजिस्लेशन आया, प्राइमरी नॉर्म्स में आपका लॉ आया, और ग्राउंड नॉर्म्स में क्या आया आपका? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लेजिस्लेशन है अब वो अपनी पावर किससे ले रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहा है। तो इससे हमें पता चलता है हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है लेजिस्लेशन को लॉ बनाने के लिए। फिर वो लेजिस्लेशन जो लॉ बनाती है वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा और देश की जो भी जनता है उसे उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्राइमरी नॉर्म्स ने अपनी जो पावर ली किससे ली? सेकेंडरी नॉर्म्स ने, सेकेंडरी नॉर्म ने ली ग्रांड नॉर्म्स से। तो लॉ किस लिए वैलिड हुआ? क्योंकि उसे लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट ने पास किया है। और लेजिस्लेशन ने क्यों पास किया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे पावर दी थी। तो हम देख रहे हैं प्राइमरी नॉर्म्स तो अपनी पावर सेकेंडरी से ले रहा है, सेकेंडरी अपनी पावर ग्रंड नॉर्म से ले रहा है, लेकिन ग्रंड नॉर्म्स किससे पावर ले रहा है? तो कैल्शन कहते हैं कि ग्रंड नॉर्म्स अपनी पावर किसी से नहीं लेता। हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉर्म्स अपने आप में वैलिड है। ये किसी भी कंट्री की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल 1947 से पहले हम लोग जो है आज़ाद नहीं थे। 1947 में हम लोगों को ब्रिटिशर से फ्रीडम मिली, तो हमारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि एक हमारे पे कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कंट्री की हर चीज़ों को रेगुलेट करे, कि कौन से ऑफिसर होने चाहिए, कैसे गवर्नमेंट से लॉ बनना चाहिए, कैसे जुडिशरी होनी चाहिए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसका रिजल्ट था? जो कंट्री की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सर्कमस्टांसेस की वजह से बना और हम एज्यूम करके चलेंगे ये अपने आप में जो है पूरी तरीके से वैलिड है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पिरामिड ऑफ नॉर्म्स कैसे बनता है। ये एक ट्राइंगल की शेप में होता है। पहले प्राइमरी नॉर्म्स आया, फिर सेकेंडरी आया, फिर ग्रंड नॉर्म्स आया, और ग्रंड नॉर्म्स को हम मानते हैं ये एपेक्स नॉर्म्स होता है और ये जो है अपने आप में वैलिड होता है। इसे किसी से भी पावर लेने की या वैलिडिटी लेने की जरूरत नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम थ्योरी को भी बहुत सारे ग्राउंड पे जो है क्रिटिसाइज किया गया है। अब वो क्रिटिसाइज किस किस बेसिस पे किया गया है? देखिए, सबसे पहला क्रिटिसाइज तो यही है कि इट इज़ विदाउट सोशोलॉजिकल फाउंडेशन। देखिए, जो कैल्शियम है वो एक पॉजिटिव लॉ लेता है। वो कहता है जो भी लॉ है वो बन गया तो बन गया, हम ना उसका पास्ट देखेंगे ना हम उसका फ्यूचर देखेंगे। लेकिन एक्चुअली में आज की सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, हर जगह डेमोक्रेसी है, तो हम जो है सोसाइटी की फाउंडेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लॉ ऐसे होते हैं जो कि जो है सोसाइटी की नीड को देखते हुए बनाए जाते हैं। अगर हम सोसाइटी के हिसाब से उन्हें में चेंज नहीं लेके आएंगे तो वो लॉ जो है लॉ कहलाएगा ही नहीं, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। जैसे पहले हमारी सोसाइटी में हम रिलीजियस चीज़ों को बहुत वैल्यू देते थे। हम जो है गे मैरिज को बिल्कुल भी इसको जो है कोई भी जो है लीगलिटी नहीं दी गई थी। लेकिन अब कोर्ट ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में गे मैरिज को जो है एक लीगल एक्सेप्टेंस मिलने लगी है और वो लोग एक्चुअली में क्रिमिनल नहीं होते हैं, तो उन्होंने भी गे मैरिज को जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो ये आपने देखा कि सोसाइटी में चेंज की वजह से ये सब हो रहे हैं। उसी तरह से जब सोसाइटी में देखा गया कि दहेज की वजह से, डाउरी की वजह से इतनी वुमेन्स को जला के मार दिया जाता है, उन पर इतना टॉर्चर किया जाता है, तो इसीलिए डाउरी एक्ट आया। सेम वे लेबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो है लेबर लॉ आया, जिसमें बताया गया कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर उनको कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उनको जो है बिना किसी रीज़न के नहीं निकालेगा, ले ओवर नहीं करेगा। तो बहुत सारे लेबर से रिलेटेड जो है एक्ट पास किए गए। तो इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से लॉ को हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये भी एक बेस था कैल्शियम की प्योर थ्योरी को क्रिटिसाइज करने का।
सेकंड है कि कैल्शियम कहता है कि प्योर होते हैं जो भी ग्रैंड नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि इनकी एक हायरार्की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और बेसिक नॉर्म। प्राइमरी अपनी पावर सेकेंडरी से लेते हैं, सेकेंडरी अपनी पावर ग्रैंड नॉर्म से लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि ग्रैंड नॉर्म्स किससे पावर लेते हैं? कैल्शियम ने तो कह दिया कि ये तो हम एज्यूम करते हैं, ये तो एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिचुएशन का आउटकम होता है, लेकिन एक्चुअल में ये तो सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं, वो किसी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे या किसी रेशनैलिटी पे तो डिपेंड है नहीं कि ग्राउंड नॉर्म्स की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स ग्रैंड नॉर्म्स को जो हमने एज्यूम किया है उसका कोई भी लॉजिकल बेसिस नहीं है। नेक्स्ट है, कैल्शियम ने मॉरलिटी को पूरी तरीके से ओवरलुक किया है। उन्होंने माना कि हमारी जो लॉ है वो बिल्कुल प्योर है, प्योर इन द सेंस जो पॉजिटिव लॉ है, जो एक्चुअल में एज इट इज़ है, हम उसे वैसे ही ले रहे हैं, उसमें हम किसी भी मॉरलिटी के एस्पेक्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें मॉरलिटी से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम मॉरलिटी को नहीं लेंगे तो आप देखेंगे सोसाइटी में तो मोरल वैल्यू ही बहुत है, अगर हमारी मॉरल वैल्यू ही ख़त्म हो जाएंगी तो सोसाइटी में कोई भी ग्राउंड नहीं बचेगा, सब बिल्कुल जो है वेवर्ड हो जाएंगे, कोई एक डायरेक्शन में जाएगा, कोई दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। आप हिंदू मैरिज एक्ट में देखिए, अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही मैरिज कर सकते हैं, जब तक वाइफ की डेथ नहीं हो जाती या डिवोर्स नहीं हो जाता, हस्बैंड दूसरी मैरिज नहीं कर सकता। ये किस लिए? ये मॉरल बेसिस पे ही तो लॉ बना भी है। अगर हम मॉरलिटी को सेक्रीफाइस कर देंगे तो कोई भी इंसान कितनी भी वुमेन से मैरिज कर सकता है, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो इसीलिए ये जो है कानून बनाने के लिए हम मॉरल वैल्यू को देखते हैं। सेम वे आप एडॉप्शन एक्ट में देखिए कि अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपकी प्रॉपर्टी पे उस अडॉप्टेड बच्चे का भी हक होगा। नहीं तो अगर ये भी मॉरलिटी पे ही बेस है कि अगर आज हमने जो है बहुत अपने को अच्छा दिखाते हुए हमने कहा हम तो सोसाइटी का बहुत कल्याण करने वाले हैं, हमने किसी ऑर्फन को जो है अडॉप्ट कर लिया, बाद में या हमारे पहले बच्चे नहीं थे तो हमारे बच्चे हो गए, या पहले से ही हमारे बच्चे थे, तो धीरे धीरे हो सकता है हम डिफरेंस करने लगे अडॉप्टेड चाइल्ड में और अपने ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड में। तो हमने जिस बच्चे को जिस पर्पस से अडॉप्ट किया था वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अडॉप्टेड सन अडॉप्शन के बाद बिल्कुल आपके ओन बेटे या बेटी जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे भी इस लॉ के पीछे भी एक मॉरल ग्राउंड ही छुपा हुआ है। तो इसलिए हम किसी भी लॉ को बनाने में मॉरलिटी को ओवरलुक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एलिमेंट ऑफ जस्टिस इज रिजेक्टेड। कैल्शियम ने कहा है कि हम कोई भी लॉ बनाते हैं उसमें हम जस्टिस के एलिमेंट को नहीं देखते, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे लॉ ऐसे होते हैं जो जस्टिस के लिए नहीं होते हैं, फिर भी वो लॉ कहलाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है वो जस्टिस देना तो होता ही है। अब आईपीसी है, आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये तो बिल्कुल जस्टिस पे ही डिपेंड करते हैं। पूरे आईपीसी में ये बताया गया है कि अगर किसी ने ऑफेंस किया तो उसको जस्टिस मिलेगा। उन्होंने बताया कि आप मर्डर कर रहे हो, कल्पिबल होमिसाइड कर रहे हो, किसी को किडनैप कर रहे हो, या आप कोई रॉबरी डाल रहे हो, तो ये सारे ऑफेंस हैं, इसके बदले आपको जस्टिस मिलेगा। तो हम एलिमेंट ऑफ जस्टिस को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है कि कैल्शियम जो है लॉ के पर्पस को जो है बिल्कुल इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा लॉ तो जो है पूरा का पूरा जो है पॉजिटिव लॉ है, अब जब स्टेट ने एक बार पास कर दिया तो हमें इसके पर्पस क्या है या क्या नहीं है, हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, हमें लॉ का पर्पस देखना पड़ता है, क्योंकि लॉ भी जब आपका पास होता है तो आपने देखा होगा कि वो पार्लियामेंट में लोकसभा से गुजरता है, राज्यसभा से गुजरता है, और उसमें भी बहुत सारी रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और हर रीडिंग में जो है अपने हिसाब से जो है डिबेट भी होती है। उस डिबेट में पूरा देखा जाता है कि लॉ किस पर्पस से बनाया जा रहा है और उसके पर्पस क्या है, वो फुलफिल होंगे भी या नहीं होंगे, तब वो प्रॉपर लॉ बनता है। लेकिन कैल्शियम ने इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर किया है।
नेक्स्ट है इट इग्नोर कंटेंट ऑफ लॉ। देखिए, ये जो लॉ का जो कंटेंट है कि वो क्या बना हुआ है उसको पूरी तरीके से जो है इग्नोर कर देता है। अगर हम कंटेंट ऑफ लॉ को इग्नोर कर देंगे तो सॉवरेन ने जो भी लॉ बना दिया, अगर हम उसका कंटेंट ही नहीं देखेंगे ये अच्छा है या बुरा है, जनरल बिल को ध्यान में रख के कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किसी की डिक्टेटरशिप को बढ़ा रहा है या डेमोक्रेसी को ये कम कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल भी आज की सोसाइटी में बिल्कुल भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लेकिन कैल्शन कंटेंट ऑफ लॉ को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। लास्ट इसका क्रिटिसिज्म है कि ये कहते हैं कैल्शन की जो ग्रंड नॉर्म्स है या जो बेसिक नॉर्म्स है वो अपनी वैलिडिटी लेता है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन से। तो वो मानते हैं कि ग्राउंड नॉर्म्स जो होता है वो बिल्कुल वैलिड होता है, और वो वैलिड है तभी लीगल ऑर्डर इफेक्टिव होगा, क्योंकि लीगल ऑर्डर क्या होता है, एक आपका ट्राइंगल की शेप में एक हायरार्की में होता है कि प्राइमरी ऑर्डर है, फिर सेकेंडरी ऑर्डर है, फिर आपका बेसिक या ग्रंड नॉर्म्स है। तो इनका एक लीगल ऑर्डर हो गया। तो अगर आपका जो सबसे पहला ग्रंड नॉर्म्स है वो वैलिड रहेगा तभी तक आपकी ये हायरार्की भी वैलिड रहेगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, लॉ क्यों वैलिड है, क्योंकि उसे लेजिस्लेचर ने बनाया है, और लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ क्यों वैलिड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे अपनी पावर दी है। तो अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाए जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इनवैलिड हो जाए, फिर तो ये पूरी की पूरी हायरार्की ही फेल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रंड नॉर्म्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल फेल हो जाता है, इट डज नॉट होल्ड गुड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पाकिस्तान में हुआ था। ये केस पाकिस्तान का ही है, जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था कि देखिए, जैसे डेमोक्रेसी में है, पहले आप ये समझ लीजिए, अब हमारे यहाँ कभी बीजेपी रूल करती है, कभी कांग्रेस रूल करती है, तो वो तो डेमोक्रेसी का एक कंसेप्ट बना हुआ है कि मेजॉरिटी विन करेगी, जिसको लोग ज़्यादा चुनेंगे, जो मेजॉरिटी में आएगी वही रूलिंग पार्टी होगी। अगर कांग्रेस को ज़्यादा मेजॉरिटी में है तो कांग्रेस की रूलिंग पार्टी होगी, बीजेपी की है तो बीजेपी की होगी। लेकिन अगर कोई रिवॉल्यूशनरी तरीके से इस सिस्टम को बिगाड़ देता है और अपनी पावर को जो है, जो स्टेट की पावर है उसे असर्व कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बिल्कुल चेंज कर देगा। तो ऐसे केस में ग्रैंड नॉर्म्स का जो पिरामिड है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो ऐसा केस ही पाकिस्तान में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे रिवोल्यूशनरी तरीके से गवर्नमेंट को बिल्कुल हटा दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिड कर दिया गया था। सेम तरीके की सिचुएशन फिर पाकिस्तान में हुई थी 2007 में, जब जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जो है हटा दिया था। वो डेमोक्रेसी से इलेक्टेड हुए प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने उसे हटा के मिलिट्री सेशन जो है लागू कर दिया था। तो जनरल मुशर्रफ ने अपने हिसाब से सारे कानून बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने हिसाब से ही चेंज कर दिया। अब जो वहाँ की जुडिशरी थी उस पर ये क्वेश्चन आने लगे कि अगर कोई भी आता है तो हम इसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस लॉ को वैलिड मांगे, या जनरल मुशर्रफ ने अब जो अपने अपने कानून बना लिए हैं उसके हिसाब से वैलिड माने उन्हें। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है ग्रैंड नॉर्म्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इन बेसिस पे कैल्शन की थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो आपको कैल्शन की थ्योरी बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। पहले आपको बताना है कि उन्होंने ऑस्टीन की शॉर्ट कमिंग को दूर करते हुए अपनी प्योर थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। फिर उन्होंने अपने लॉ को पॉजिटिव लॉ माना है और इसे नॉर्मेटिव साइंस में इंक्लूड किया है। फिर हमें बताने हैं कैल्शन की थ्योरी के एसेंशियल क्या क्या थे। फिर हमें बताना है कि उन्होंने नॉर्म्स क्या है, किसको बताया है, और पिरामिड ऑफ नॉर्म्स क्या चीज़ होती है। और इसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा आपको क्लासिक एग्जाम्पल दिया है। फिर आपको बताना है कि इसकी क्रिटिसाइज किन किन बेसिस पर हुई। आई होप कि आपको कैल्शन की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।